व्याख्यांतों पर बद्धता। अचेतन। मैंने पिछली बार कहा था कि हम अपना आगे का कार्य अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर आगे बढ़ाएंगे, अपने मनों में उससे उत्पन्न संदेहों के आधार पर नहीं। अभी हमने ऊपर के उदाहरणों की विश्लेषण से उत्पन्न सबसे मनोरंजक निष्कर्षों पर विचार आरंभ भी नहीं किया है। पहली बात, दोनों मरीजों ने यह धारणा पैदा की है कि वे अपने भूतकाल की एक विशेष बात से बंधे हुए हैं, कि वे यह नहीं जानते कि अपने को उससे कैसे छुड़ाएं, और इसीलिए वे वर्तमान और भविष्य दोनों से विच्छिन्न हो जाते हैं। मानो वे अपनी बीमारी में सबसे अलग रह जाते हैं, जैसे पुराने जमाने में लोग अपने आश्रमों या कुटियों में अकेले रहकर अपने बदकिस्मती के दिन बिता दिया करते थे। पहले रोगी के मामले में उसका अपने पति से विवाह, जो असल में बहुत समय पहले खत्म हो चुका था, उसके मन में जम गया था। अपने रक्षकों के द्वारा वह उस पति के साथ अपना संबंध कायम रख सकी। उन रक्षकों में हमने ऐसी आवाजें सुनी जो उस पुरुष का समर्थन करती थी, उसे क्षमा करती थी, उसे ऊंचा उठाती थी और उसके अभाव में शोक प्रकट करती थी। यद्यपि वह युवती है और दूसरे पुरुषों को आकर्षित कर सकती है, पर वह हर संभव वास्तविक और काल्पनिक सतर्कता रखती है जो उस पुरुष के प्रति उसकी निष्ठा कायम रखेगी। वह अपरिचितों से नहीं मिलती, अपने बनाव श्रृंगार पर ध्यान नहीं देती। उसके अलावा वह जिस कुर्सी पर बैठ जाती है उससे आसानी से नहीं उठ सकती, और वह अपना हस्ताक्षर नहीं करती और कोई उपहार नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी अपनी चीज और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी रोगिणी अर्थात नौजवान लड़की में जवानी से बहुत पहले पिता से जो कामुक अनुराग बन गया था, वह इसके जीवन में यह कार्य कर रहा है। उसने स्वयं भी यह देखा है कि जब तक वह इस तरह बीमार है तब तक वह विवाह नहीं कर सकती। हम यह संदेह कर सकते हैं कि वह विवाह के अयोग्य बनने और इस तरह अपने पिता के साथ ही रह सकने के लिए इतनी बीमार हो गई है। हमें यह प्रश्न पूछना ही होगा कि कोई व्यक्ति जीवन के प्रति ऐसा असाधारण और अलाभ कर रुख कैसे, किन साधनों से और किन प्रेरक भावों से प्रेरित होकर अपना सकता है। यदि यह रुख स्नायु रोग में सर्वत्र दिखने वाला गुण हो और इन दो मरीजों की कोई अपनी विशेषता ना हो, सच्ची बात यह है कि यह ऐसा ही है। यह प्रत्येक स्नायु रोग में पाया जाने वाला सामान्य लक्षण है और इसका व्यवहारिक महत्व बहुत अधिक है। प्रायर की पहली हिस्टीरिया की रोगिणी इसी तरह उस समय से बद्ध हो गई थी, अर्थात बन गई थी, जब उसका पिता बहुत रोगी था और उसने उसकी परिचर्या की थी। उसकी इच्छा हो जाने के बावजूद वह तभी से कुछ हद तक जीवन से विच्छिन्न रही, क्योंकि यद्यपि वह स्वस्थ और चुस्त रही है, पर उसने स्त्री का सामान्य जीवन कार्य नहीं अपनाया। अपने प्रत्येक रोगी में विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि लक्षणों और उनके अभावों ने रोगी को उसके जीवन से किसी गुजरे हुए जमाने में पहुंचा दिया है। अधिकतर उदाहरणों में यह जमाना जीवन के इतिहास का बहुत आरंभिक भाग, बचपन का काल या दूध पीते समय का जमाना होता है। यद्यपि यह बात बेतुकी रखती है। हमारे स्नायु रोगियों के इस व्यवहार से बहुत सादृश्य रखने वाला रोग तथाकथित घातक स्नायु रोग है, जिसे युद्ध ने कुछ समय से इतना आम बना दिया है। ऐसे उदाहरण युद्ध से पहले रेलवे दुर्घटनाओं तथा जीवन को खतरा पैदा करने वाले दूसरे डरावने अनुभवों के बाद भी होते थे। उपघातज स्नायु रोग मूलतः वे स्नायु रोग नहीं हैं जो स्वयं पैदा होते हैं, जिनकी हम विश्लेषण द्वारा खोज करते हैं और जिनका हम इलाज करते हैं। आज तक हमें अपने अन्य विषयों संबंधी विचारों से उनका संबंध जोड़ने में सफलता नहीं हुई। बाद में मैं आपको यह दिखाने की आशा करता हूँ कि इसमें क्या रुकावट पड़ती है। फिर भी उनमें एक बात पर पूरी सहमति है जिस पर बल दिया जा सकता है। उपघातज स्नायु रोगों से यह बहुत अच्छी तरह प्रकट हो जाता है कि उनके मूल में उपघात संबंधी घटनाओं के समय से बद्धता होती है। ये रोगी अपने स्वप्नों में सदा उपघात वाली स्थिति पैदा करते हैं। हिस्टीरिया जैसे दौरों वाले मामलों में जिनमें विश्लेषण हो सकता है, यह प्रतीत होता है कि उस दौरे में वह स्थिति पूरी की पूरी फिर उत्पन्न हो जाती है, मानो वह व्यक्ति अभी तक उस स्थिति को पूरी तरह हल नहीं कर सकेगा, मानो यह काम अभी उसके सामने सचमुच अधूरा पड़ा है। हम उनके इस रुख को पूरी संजीदगी से स्वीकार करते हैं। इससे उस मार्ग का संकेत मिलता है जिसे हम मानसिक प्रक्रमों का आर्थिक अवधारण कह सकते हैं।
उपघात संबंधी शब्द का इस आर्थिक अर्थ के अलावा असल में और कोई अर्थ नहीं है। उसे अनुभव को हम उपघातज अर्थात चोट से पैदा होने वाला कहते हैं, जो बहुत थोड़े से समय में मन पर उद्दीपन की इतनी अधिक मात्रा ला देता है कि उसका प्रकृत साधनों से स्वीकरण या विसर्जन नहीं किया जा सकता, और इसलिए मन में मौजूद ऊर्जा के वितरण में स्थायी विक्षोभ पैदा हो जाते हैं। इस सादृश्य को देखकर हम उन अनुभवों को भी उपघातज में गिना देना चाहते हैं जिनसे हमारे स्नायु रोग भी बंधे हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हमें स्नायु रोग की एक सरल अवस्था मिल जाएगी। इसकी उपघातज रोग से तुलना ना हो सकेगी और यह अभिभूत करने वाले भावात्मक अनुभव को पचाने की असमर्थता से पैदा होगा। असल में ब्रायर ने और मैंने 1893 से 95 में अपने नए प्रेक्षकों को एक सिद्धांत का रूप दिया था। वह कुछ ऐसे ही रूप में था। उपर्युक्त पहले मरीज का मामला, जिसमें एक युवा औरत अपने पति से अलग हो गई है, इस वर्णन में बहुत अच्छी तरह जच जाती है। वह अपने विवाह की अव्यवहार्यता को विजय नहीं कर सकी और अब भी उस उपघात से बंधी हुई थी। पर दूसरे नौजवान लड़की वाले केस से जो अपने पिता से बंधी हुई थी, तुरंत यह पता चल जाता है कि यह सूत्र काफी व्यापक नहीं है। एक ओर तो छोटी लड़की का अपने पिता के प्रति बाल्यकालीन प्रस्ताभाव ऐसा आम अनुभव है जितना अधिक पाया जाता है कि यदि यहाँ उपघातज शब्द का प्रयोग करें तो वह निरर्थक हो जाता है। दूसरी ओर केस के इतिहास से पता चलता है कि इस पहले यौन बंधन को रोगी ने उस समय बिना कोई बाहरी लक्षण प्रकट किए बिल्कुल हानि रहित ढंग से पार कर लिया और वह कई वर्षों बाद ही मनोग्रस्तता रोग के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्नायु रोग में बहुत सी उलझनें, बड़ी विविधता और अनेक निर्धारक कारक हैं। पर हमारा विचार है कि उपघात संबंधी दृष्टिकोण को मिथ्या मानकर छोड़ना जरूरी नहीं होगा और कि यह दूसरी जगह ही ठीक तरह जच जाएगा और इसका समन्वय करना होगा, या फिर हमें अपना पहले वाला रास्ता छोड़ना होगा। इस समय हम इससे बहुत आगे नहीं पहुंच सकते और इसको संतोषजनक रीति से आगे चलाने से पहले हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। पर उपघातों से बद्धता के विषय को छोड़ने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि यह घटना स्नायु रोगों के अलावा और बहुत से क्षेत्रों में व्यक्त होती है। प्रत्येक स्नायु रोग में ऐसी बद्धता होती है, पर प्रत्येक बद्धता में स्नायु रोग नहीं सूचित होता, या प्रत्येक बद्धता का स्नायु रोग से संबंध होना आवश्यक नहीं, या प्रत्येक बद्धता स्नायु रोग में ही नहीं पैदा होती। दुख किसी भूतकाल की चीज पर भावबद्धता का मूल रूप और आदर्श उदाहरण है, और स्नायु रोग की तरह इसमें भी वर्तमान और भविष्य से पूर्ण विच्छेद की अवस्था हो जाती है। पर साधारण आदमी भी दुख और स्नायु रोग में स्पष्ट भेद करता है। दूसरी ओर ऐसे स्नायु रोग भी हैं जिन्हें दुख के अस्वस्थ रूप कहा जा सकता है। ऐसा भी होता है कि किसी उपघातज अनुभव से, जिसने व्यक्ति के जीवन के सारे ढांचे को जड़ से हिला दिया हो, उसका जीवन पूर्णतः स्थिर हो गया हो और इस तरह उसने वर्तमान और भविष्य में सारी दिलचस्पी छोड़ दी हो और वह स्थायी रूप से भूतकाल के चिंतन में ही डूबा रहता हो। पर ऐसे दुखी रोगों का स्नायु रोगी बन जाना आवश्यक नहीं। इसलिए एक विशेषता स्नायु रोगियों में सदा होने पर भी और उसके अर्थपूर्ण होने पर भी इसका स्नायु रोग में उचित से अधिक महत्व नहीं समझना चाहिए। अब हमारे विश्लेषण से निकले दूसरे निष्कर्ष पर विचार कीजिए। इस निष्कर्ष पर हमें बाद में कोई मर्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली रोगों से हमने उसके अर्थहीन मनोग्रस्तता कार्य की और उसके सिलसिले से वह जिन घनिष्ठ स्मृतियों को याद करती थी उनकी बात सुनी है। हमने दोनों के संबंध पर ही विचार किया और स्मृति के साथ उसके संबंध सूत्र को देखकर इस मनोग्रस्तता कार्य का प्रयोजन भी अनुमान से निकाला। पर एक बात को हमने पूरी तरह उपेक्षित कर दिया, जबकि इस बात पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक रोगिणी यह कार्य करती रही तब तक वह यह नहीं जानती थी कि उसका पिछले अनुभव से किसी भी तरह संबंध है। दोनों बातों का संबंध सूत्र छिपा हुआ था। वह यह कि बिल्कुल सच्चा उत्तर दे सकती थी कि मैं यह नहीं जानती किस आवेग की वसीभूत होकर ऐसा करती हूँ। तब एकाएक ऐसा हुआ कि राज के प्रभाव से उसे यह संबंध सूत्र पता चल गया और वह उसे कह सकी, पर तब भी उसे यह पता नहीं था कि वह क्रिया
करने में उसका क्या प्रयोजन था? उसका प्रयोजन भूतकाल की कष्टकारी घटना को सुधारना और अपने प्रिय पति को अपनी नजरों में ऊंचा उठाना था। उसे यह समझने में और मेरे सामने स्वीकार करने में बहुत समय और प्रयास लगाना पड़ा कि उसके मनोग्रस्तता कार्य के पीछे ऐसा प्रेरक भाव ही क्रियाशील हो सकता है। दुखदायी सुहाग रात के बाद बाजे सवेरे के दृश्य से संबंध और अपने पति के प्रति रोगियों की अपनी कोमल भावना, ये दोनों बातें मिलकर मनोग्रस्तता कार्य का अर्थ कही गई हैं। पर इस अर्थ के दोनों पहलू इससे छिपे हुए हैं। जब तक वह यह कार्य करती रही तब तक उसे ना तो यह समझ में आया कि उसे ना तो अपने काम का यहाँ से कुछ समझ आया कि वह और क्यों ऐसा काम कर रही है। इसे उसके भीतर ऐसे मानसिक प्रक्रम क्रिया कर रहे थे जिनका परिणाम वह मनोग्रस्तता कार्य था। वह उनके प्रभाव से सामान्य रीति से परिचित थी, पर इस परिणाम का मानसिक पूर्व इतिहास उसकी चेतना के ज्ञान में नहीं आया था। वह सम्मोहन हिप्नोटिज्म से प्रभावित उस आश्रय या माध्यम की तरह ही व्यवहार कर रही थी जिसे बर्नहीम ने उसके जागने से 5 मिनट बाद छतरी खोलने का आदेश दिया था, पर जिसे यह कुछ पता नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। जब हम अचेतन मानसिक प्रक्रमों के अस्तित्व की बात करते हैं तब हमारे मन में इसी तरह की घटना होती है। हम संसार में सबको यह चुनौती दे सकते हैं कि वे इस मामले की अधिक सही वैज्ञानिक व्याख्या पेश करें। तब हम खुशी से अपना यह अनुमान वापस ले लेंगे कि अचेतन मानसिक प्रक्रमों का अस्तित्व है, पर जब तक कोई ऐसी व्याख्या नहीं पेश करता तब तक हम इस अनुमान पर दृढ़ रहेंगे। और जब कोई यह आक्षेप करेगा कि वैज्ञानिक अर्थ में अचेतन का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है, यह तो एक काम चलाऊ कल्पना मात्र है, तब हम उसके कथन को अस्वीकार ही कर सकते हैं। यह अयथार्थता यथार्थ और अवास्तविक है, पर फिर भी मनोग्रस्तता कार्य जैसी यथार्थ और दृष्टिगोचर चीज पैदा कर सकता है। दूसरी रोगियों में भी मूल रूप से वही चीज पाएगी। उसने यह नियम बना लिया कि गोल बड़ा तकिया चारपाई के पिछले हिस्से को ना छुए और वह इस नियम का पालन करती है, पर वह यह नहीं जानती कि यह नियम कहाँ से पैदा हुआ, इसका क्या अर्थ है, यह किस बल पर चलता है। वह इसके प्रति उदासीन है या इससे संघर्ष करती है, यह इस पर क्रोध करती है या इसे पराजित करने का संकल्प करती है। इस बात का विशेष महत्व नहीं, पर यह नियम पाला जाता है, इसका पालन उसे अवश्य करना होगा। वह व्यर्थ ही अपने आप से पूछती है कि क्यों करना होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनोग्रस्तता रोग के ये लक्षण, ये मनोबिंब और ये आवेग जिनके बारे में कोई आदमी यह नहीं जानता कि ये कहाँ पैदा होते हैं, जो उन सारे प्रभावों का ऐसा प्रबल प्रतिरोध सहते हैं और फिर भी बने रहते हैं जिन्हें वैसे प्रकट मानसिक जीवन सहन नहीं कर सकता। स्वयं रोगियों पर भी यह असर डालते हैं कि जैसे वे किसी दूसरे रोग से आए हुए सर्वशक्तिमान देवता हैं या अमर सत्ताएं हैं जो मर्त्य जगत के आवर्त चक्र में आकर मिल गई हैं। इन लक्षणों से मानसिक व्यापार के एक विशेष क्षेत्र का स्पष्टतम संकेत मिलता है जो शेष सब व्यापारों से विच्छिन्न है। उनसे मन में अचेतन की सत्ता के प्रश्न पर विश्वास करने का असंदिग्ध मार्ग दिखाई देता है, और इसी का मनस चिकित्सा जो सिर्फ चेतना के मनोविज्ञान को मानती है, इन लक्षणों के विषय में इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकती कि उन्हें एक विशेष तरह के पतन के चिन्ह बना दे। स्वभावतः मनोग्रस्तता वाले मनोबिंब और आवेग स्वयं उससे अधिक अचेतन नहीं होते जितना मनोग्रस्तता वकारियों का करना। यदि वे चेतना में न घुस गए होते तो रोग लक्षण न बने होते, पर विश्लेषण से उनके जो मानसिक पूर्व इतिहास प्रकट हुए, निर्वचन के बाद वे जिन संबंधों से बंधे वे कम से कम तब तक अचेतन है जब हम विश्लेषण के कार्य द्वारा रोगी को उनसे चेतन अर्थात संज्ञान बनाते हैं। इसके अलावा अब इस बात पर भी विचार कीजिए कि इन दो केसों में स्थापित तथ्यों की प्रत्येक स्नायु रोग के प्रत्येक लक्षण में पुष्टि होती है कि लक्षणों का अर्थ सदा और सर्वत्र रोगी को अज्ञात होता है, कि विश्लेषण सदा यह प्रकट करता है कि ये लक्षण उन अचेतन
मानसिक प्रक्रमों से पैदा होते हैं जो अनेक अनुकूल अवस्थाओं में चेतन भी हो सकते हैं। तब आपको यह बात समझ में आएगी कि मनोविश्लेषण में हम मन के अचेतन भाग को छोड़कर नहीं चल सकते और हमें उसके साथ उसी तरह व्यवहार करने का अभ्यास है जैसे किसी वास्तविक और मूर्त चीज से। शायद आप यह भी अनुभव कर सकेंगे कि वे लोग इस विषय में राय बनाने में कितने अक्षम हैं जो अचेतन को एक शब्द मात्र के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कभी स्वप्नों का विश्लेषण या निर्वचन या स्नायविक लक्षणों का उनके अर्थ और आशय में रूपांतर या अनुवाद नहीं किया। आपके ध्यान में इसे अच्छी तरह से बैठाने के लिए मैं इसका सारांश फिर दोहराऊंगा। यह तथ्य कि विश्लेषण द्वारा तथा निर्वचन द्वारा स्नायविक लक्षणों का अर्थ जानना संभव है अचेतन मानसिक प्रक्रमों के अस्तित्व का, या यदि आप योग कहना चाहें तो उनका अस्तित्व मानने की आवश्यकता का अकाट्य कारण प्रमाण है। पर इतनी ही बात नहीं है। ब्रायर की दूसरी खोज से जिसका सारा श्रेय उस अकेले को है जिसका महत्व मुझे पहली खोज से भी अधिक दूरगामी मालूम होता है। अचेतन और स्नायु रोगियों के लक्षणों के आपसी संबंध के बारे में और भी ज्ञान प्राप्त हुआ। लक्षण का अर्थ ही सदा अचेतन नहीं होता, उन दोनों में स्थानापन्नता के ढंग का संबंध सूत्र भी होता है। लक्षणों का अस्तित्व इस अचेतन व्यापार के कारण भी ही हो सकता है। मेरा आशय आप जल्दी ही समझ जाएंगे। ब्रायर की तरह मैं भी यह बात मानता हूँ, जब कभी हम कोई लक्षण देखते हैं तभी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रोगी के मन में सुनिश्चित अचेतन व्यापार मौजूद है जिनमें लक्षण का अर्थ निहित है। विलोमन यह अर्थ पहले अवश्य अचेतन होना चाहिए, तब भी इससे कोई लक्षण पैदा हो सकता है। लक्षण चेतन प्रक्रमों से नहीं पैदा होता। ज्यों ही लक्षण पैदा करने वाले अचेतन प्रक्रमों को चेतन बना दिया जाएगा त्यों ही लक्षण विलुप्त हो जाएंगे। आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह चिकित्सा का एक नया रास्ता है जिससे लक्षणों को हटाया जा सकता है। इसी उपाय से ब्रायर ने अपने रोगी को सचमुच अच्छा कर दिया, अर्थात उसे उसके लक्षणों से मुक्त कर दिया। उसने उन अचेतन प्रक्रमों को जिनमें उसके लक्षणों का अर्थ मौजूद था उसकी चेतना में लाने का एक तरीका निकाला और लक्षण लुप्त हो गए। ब्रायर की यह खोज किसी कल्पना या चिंतन का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक परीक्षण का परिणाम था जो रोगी के सहयोग के कारण संभव हो सका। अब आप इसे समझाने के लिए इसकी किसी ऐसी ही अपने पूर्व परिचित चीज से तुलना करने की कोशिश करके अपने दिमाग को परेशान न करें। आपको इसे एक मौलिक रूप से नया तथ्य मानना चाहिए जिसके द्वारा और बहुत सी बातों की व्याख्या की जाती है। इसलिए मुझे यह बात दूसरे शब्दों में पेश करने की अनुमति दीजिए। लक्षण किसी दूसरी चीज पर जो अंदर छिपी रहती है स्थानापन्न होता है। प्रकृतिताओं में कुछ मानसिक प्रक्रम तब तक परिवर्धित होते रहते हैं जब तक व्यक्ति सचेत रूप से उन्हें न जानता हो। वह उन्हें सचेत रूप से नहीं जान पाया है और इसके बदले इन प्रक्रमों से जिसमें किसी तरह रुकावट और बाधा पड़ी है और जिन्हें अचेतन रहना पड़ा है वह लक्षण पैदा हो गया है। इस प्रकार एक तरह का विनिमय या अदला बदला हो गया है। यदि हम अपनी चिकित्सा शैली द्वारा इस प्रक्रम को उल्टा करने में सफल हो जाएं, तो हम उस लक्षण को दूर कर सकते हैं। ब्रायर की खोज अब भी मनोविश्लेषण चिकित्सा की बुनियाद है। यह कथन कि लक्षणों का अचेतन पूर्व इतिहास चेतन बना दिए जाने पर लक्षण लुप्त हो जाते हैं, बात की सब गवेषणाओं से सच्चा प्रमाणित हुआ है। यदि इस कथन का व्यवहार में लाए जाने का यत्न करते हुए बड़ी असाधारण और अप्रत्याशित उलझनें सामने आती हैं। हमारी चिकित्सा शैली अचेतन घटना को चेतन घटना में रूपांतरित करके अपना कार्य करती है और अपने कार्य में वहीं तक सफल होती है जहां तक वह यह रूपांतर कर सके। अब जगह एक दूसरी तरफ चलता हूँ क्योंकि कहीं आप इस कल्पना में ना डूब जाएं कि चिकित्सा संबंधी परिणाम बहुत आसानी से हासिल हो जाता है। अब तक हम जिन निष्कर्षों पर पहुंचे उनके अनुसार स्नायु रोग एक तरह के अज्ञान का, उन मानसिक प्रक्रमों का जिनका ज्ञान होना चाहिए, ना जानने का परिणाम है। यह बात सुकरात के उस प्रसिद्ध सिद्धांत से बहुत मिलती जुलती है जिसके अनुसार पाप भी अज्ञान का परिणाम है। अब विश्लेषण में ऐसा होता है कि अनुभवी विश्लेषक प्रायः बहुत आसानी से यह अनुमान कर लेता है कि किसी विशेष रोगी में अचेतन रूप से मौजूद भावनाएं कौन सी है। इसलिए रोगी को अपना ज्ञान देकर और इस तरह उसका ज्ञान हल करके
उसका इलाज करना कोई कठिन काम नहीं होता। लक्षणों के अचेतन अर्थ का एक पहलू तो इस तरह आसानी से हल हो सकता है। यद्यपि यह सच है कि इसका दूसरा पहलू अर्थात लक्षण तथा रोगी के जीवन के पिछले अनुभवों का संबंध इस प्रकार नहीं जाना जा सकता, क्योंकि विश्लेषक नहीं जानता कि रोगी को क्या अनुभव हुए हैं। इसलिए उसे तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक रोगी उन्हें याद न कर ले और उसे न बता दे। पर बहुत से उदाहरणों में इसके स्थान पर भी एक दूसरा उपाय किया जा सकता है। आप रोगी के मित्रों और रिश्तेदारों से उसके पिछले जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रायः उन्हें यह पता होता है कि उपघात के ढंग की अर्थात मन को चोट पहुंचाने वाली कौन सी घटनाएं हुई हैं। शायद वे कुछ ऐसी घटनाएं भी बतला सके जिनका रोगी को ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे उसके बहुत बचपन में हुई थी। ऐसा मालूम होने लगता है कि दोनों उपायों को मिलाकर रोगियों के रोगजनक अज्ञान को बहुत जल्दी और बिना अधिक परेशानी के दूर किया जा सकता है। काश कि ऐसा हो सकता है। हमने ऐसी खोजें की हैं जिनके होने से पहले हमें जरा भी यह संभावना नहीं थी कि जानने और जानने में भेद होता है। अर्थात ज्ञान सदा एक ही चीज नहीं होते। ज्ञान अनेक प्रकार का होता है और सब प्रकारों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समान मूल्य नहीं होता। चिकित्सक का जानना और रोगी का जानना एक ही चीज नहीं है और उन दोनों का एक ही प्रभाव नहीं होता। जब डॉक्टर रोगी को अपना ज्ञान प्रकट करता है तब उसका प्रभाव होता है। नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है। इसका प्रभाव यह नहीं होता कि लक्षण लुप्त हो जाए, पर इसका एक और प्रभाव होता है। इससे विश्लेषण गतिमान होता है और इसका पहला परिणाम प्रायः जोरदार निषेध होता है। रोगी को कुछ ऐसी चीजें अर्थात अपने लक्षणों का अर्थ ज्ञात हुआ है जो उसे पहले बात नहीं ज्ञात नहीं था, और तब भी वह पहले की तरह कुछ नहीं जानता। इस तरह हम देखते हैं कि अज्ञान एक से अधिक प्रकार का होता है। यह समझने के लिए उन दोनों में किस बात का अंतर है, मनोवैज्ञानिक मामलों की गहरी पैठ और सूझबूझ होनी चाहिए। पर यह कथन तब भी सच रहता है कि लक्षणों के अर्थ का ज्ञान हो जाने पर वे लुप्त हो जाते हैं। इसकी आवश्यक शर्त यह है कि इस ज्ञान का आधार रोगी का आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए, और यह परिवर्तन इस उद्देश्य से किए गए मानसिक व्यापार द्वारा ही हो सकता है। यह हमारे सामने ऐसी समस्याएं आ गई हैं जो शीघ्र ही बढ़ते बढ़ते लक्षण निर्माण की गति या गति विज्ञान का रूप धारण कर लेंगे। अब मुझे सचमुच रुक जाना चाहिए और आपसे यह सवाल पूछना चाहिए कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वे बहुत अधिक अस्पष्ट और उलझनदार तो नहीं है, और क्या मैं इतनी सारी शर्तें और मर्यादाएं लगाकर विचार श्रृंखलाएं बनाकर और फिर उन्हें छोड़कर आपके मन में गड़बड़ घोटाला तो नहीं पैदा कर रहा? यदि ऐसा होगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। मुझे सत्य की हानि करके सरलीकरण करना एकदम नापसंद है। मुझे इस विषय के अनेक पहलुओं और जटिलता का पूरा चित्र आपके सामने रखने की इच्छा है, और मैं यह भी जानता हूँ कि प्रत्येक प्रश्न के बारे में जितना आप इस समय पचा सकते हैं उससे अधिक बताने से कोई हानि नहीं होगी। मैं जानता हूँ प्रत्येक श्रोता और प्रत्येक पाठक जो कुछ सुनता पढ़ता है उसे अपने मन में अपने ढंग से सजा लेता है, उसे संक्षिप्त करता है, उसे सरल करता है और उसमें से वह चीज निकाल लेता है जो वह याद रखना चाहता है। कुछ सीमाओं में यह बात सच है कि हम जितने अधिक से सुन करेंगे अंत में उतना ही अधिक हमारे पास रहेगा। इसलिए मुझे आशा है कि विस्तार के बावजूद आपके लक्षणों के अर्थ, अचेतन और उन दोनों के संबंधों के बारे में मेरे कथन का सारांश समझ लिया है। शायद आपने यह भी समझ लिया कि आगे हम दो दिशाओं में बढ़ेंगे। एक तो यह जानने की दिशा की रोगी कैसे हो जाते हैं और उनका जीवन के प्रति विशिष्ट स्वाभाविक रुख जो चिकित्सा क्षेत्र की एक समस्या है कैसे बन जाता है, और दूसरे उनमें स्थायी रोग की अवस्थाओं में से अस्वस्थ लक्षणों का परिवर्तन कैसे हो जाता है जो कि मानसिक गति की समस्या है। इन दोनों समस्याओं का कोई ना कोई मिलन बिंदु अवश्य होना चाहिए। आज मैं इस विषय में और कुछ नहीं कह सकूंगा, पर क्योंकि अभी हमारा समय पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं आपका ध्यान अपने दो विश्लेषणों की एक और विशेषता की ओर खींचना चाहता हूँ। वह है स्मृति व्यवधान या स्मृति नाश, एमनेसिया। इसका पूरा महत्व भी आगे चलकर स्पष्ट होगा। आप देख चुके हैं कि मनोविश्लेषण के इलाज का कार्य इस संक्षिप्त सूत्र में आ जाता है। अचेतन की प्रत्येक रोगजनक बात चेतन स्थानांतरित कर दी जाए, तब शायद आपको यह सुनकर आश्चर्य हो कि इसके स्थान पर एक और सूत्र रखा जा सकता है। रोगी की स्मृति के सब अवकाशों अर्थात खाली स्थानों को भर दिया जाए।
इसके एमनेसिया अर्थात स्मृति व्यवधान दूर कर दिए जाए। यह बात भी वही है जिसका मतलब यह है कि लक्षणों के परिवर्तन और स्मृति व्यवधानों से मैं मौजूद महत्वपूर्ण संबंध सूत्र पहचाना चाहूं। यदि आप पहली वोगेन के इस उदाहरण पर विचार करें तो आपको स्मृति व्यवधान एमनेसिया के बारे में यह विचार उचित नहीं मालूम होगा। रोगी उस दृश्य को नहीं भूल रहा है जिससे मनोग्रस्तता कार्य पैदा हुआ है, उसके विपरीत उसकी स्मृति में सजीव है। इसी तरह उसके लक्षणों के निर्माण की कोई और भी बात भूली हुई नहीं है। दूसरे उदाहरण में जिसमें लौकी मनोग्रस्तता के काम काज करती है, स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। यद्यपि वह इतनी स्पष्ट नहीं है, वह भी अपने पहले के दिनों के व्यवहार को असल में भूली नहीं थी। यह तथ्य था कि उसने अपने माता पिता के सोने के कमरे और अपने सोने के कमरे के बीच का दरवाजा खुला रखने का आग्रह किया था कि उसे अपनी माता और को अपने माता पिता के बिस्तर से हटा लिया था। उसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से ज्ञात थी, यद्यपि उसे इसमें संकोच और अनिच्छा अनुभव होती थी। इसमें विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि यद्यपि पहली वोगेन ने अपना मनोग्रस्तता कार्य असंख्य बार किया था, पर उसे सुहागरात के बाद वाले दृश्य से उसकी समानता का ध्यान एक बार ही नहीं आया। और जब उसने अपनी मनोग्रस्तता कार्य का मूल खोजने के लिए सीधे तौर से कहा गया, तब भी उसे यह बात ध्यान नहीं आई। यही बात उस लड़की के बारे में भी थी, जिसके सामने न केवल अपना निश्चित काम बल्कि उसे पैदा करने वाली स्थिति भी हर सायकाल उसी रूप में आती थी। दोनों में से किसी भी उदाहरण में स्मृति व्यवधान या एमनेसिया वस्तुतः नहीं था, पर वह संबंध सूत्र टूट गया था जो जैसे का तैसा रहना चाहिए था और जिसे उन बातों का स्मरण कराना चाहिए था। मनोग्रस्तता रोग के लिए स्मृति का इस तरह गड़बड़ हो जाना काफी है। हिस्टीरिया में यह दूसरी तरह का होता है। हिस्टीरिया रोग में प्रायः बहुत बड़े पैमाने पर स्मृति व्यवधान होते हैं। साधारणतः हिस्टीरिया की प्रत्येक लक्षण का विश्लेषण करने पर पिछले संस्कारों सर की एक पूरी श्रृंखला मिलती है, जिसके बारे में उनके लौट आने पर यह कहा जा सकता है कि वह अब तक बिल्कुल भूली हुई थी। यह श्रृंखला एक हो तो बचपन के बिल्कुल आरंभिक दिनों तक पहुंचती है और इसीलिए हिस्टीरिक एमनेसिया अर्थात हिस्टीरिया का स्मृति व्यवधान उस बाल्यकालीन स्मृति व्यवधान का सीधा विस्तार दिखाई देता है जो हमारे मानसिक जीवन के शुरू के संस्कारों को हम सब से छिपाए रखते हैं। दूसरी ओर हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि रोगी को बहुत हाल के अनुभव भी भूल जाते हैं और विशेष रूप से वे उत्तेजक कारण जिन्होंने रोग को जन्म दिया या उसे बढ़ाया था स्मृति व्यवधान से पूरी तरह विलुप्त न होने पर भी कम से कम अंशतः तो विलुप्त हो ही जाते हैं। हाल की स्मृति के ऐसे किसी भी पूर्ण चित्र में से महत्वपूर्ण बातें सदा लुप्त हो जाती हैं या उनके स्थान पर जारी बातें आ जाती हैं। बार बार प्रायः सदा यह हुआ है कि विश्लेषण पूरा होने से कुछ ही पहले हाल के अनुभवों की विस्मृतियां ऊपर आ जाती हैं जो सारे समय भीतर रुकी रही थी, जिन्होंने सिलसिले में बहुत से ध्यान खींचने वाले व्यवधान यानी खाली स्थान छोड़ रखे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।